हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण और आइडियाज फॉर लर्नर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली दो वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके इस चैप्टर की अपलोडेड है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग देख लीजिएगा। ये आपकी चल रही है चैप्टर नंबर 5। ओके, क्लास 8 की। क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है आपका प्रीवियसली अपलोडेड है। अब आप उसको प्लेलिस्ट में क्लास 8 की एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट खोलोगे, उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 आपके चैप्टर 5 के भी मिल जाएंगे, वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। और ये आपका पार्ट 3 है। इसको आज स्टार्ट किया जाए। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था, है ना। अब हम लोगों की बारी है कि अर्थ जो है अपनी ओर सभी ऑब्जेक्ट्स को खींचता है ना। तो क्या अर्थ सभी को इक्वल फोर्स से खींचता है या डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस से खींचता है ना। तो अर्थ के पुल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ का जो फोर्सेस है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, उसको खींचने का वो इक्वल होगा या फिर डिफरेंट होगा। ओके, तो इसको जानने से पहले हम लोग वेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, वेट और उसके मेजरमेंट के बारे में। तो आज तक तो हम लोग जानते आए हैं वेट क्या होता है। हमारा बॉडी वेट जो होता है वो हो गया वेट। ठीक है, हमारा वजन। तो ये आपका वेट नहीं होता है। आज आप जानोगे न्यू चीज, है ना, कि वेट होता क्या है। वो एक्चुअली में जो वे ऑफ आवर बॉडी इज इन टर्म्स ऑफ मास। हमारा बॉडी का जो वे होता है वो आपका मास के टर्म में होता है। मास का यूनिट्स होता है केजी में, ग्राम में। ओके, ये जो वेट है, ये वेट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। तो क्या डिफरेंसेस है भाई, इसको देख लिया जाए। क्या है भाई, द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, ऐसा फोर्स जो अर्थ जो है अपने तरफ एक ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी फोर्स को वेट कहते हैं। मतलब वेट क्या हो गया, फोर्स को इक्वल टू वेट हो रहा है। ठीक है, वेट का मतलब क्या हो गया, फोर्स। ओके, तो वेट इक्वल टू क्या है, फोर्स। जिस फोर्स से अर्थ अपने तरफ खींच रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसी को वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ओके, now the weight measures how strongly an object is pulled by the earth। weight क्या बताता है, weight क्या मेजर करता है, अर्थ कितना स्ट्रांगली एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, ये वेट बताता है। मतलब जितना ज्यादा वेट होगा उतना स्ट्रांगली अर्थ का पुल होगा। अर्थ का जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा स्ट्रांग उतना ज्यादा हायर वेट होगा, है ना। तो सिंस द वेट इज अ फोर्स, क्योंकि वेट एक क्या है, फोर्स है, इट इट इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या था आपका, न्यूटन था। ठीक है, NEWTON। ठीक है, ये न्यूटन किसके नाम पे पड़ा था भाई, आइजैक न्यूटन के नाम पे, सर आइजैक न्यूटन। उन्हीं के नाम पे, क्योंकि उन्होंने ही फोर्स को डिस्कवर किया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट रखा गया था, न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन का यूनिट को हम लोग लिखते कैसे हैं, कैपिटल एन में। ठीक है, या तो आप पूरा फुल लिखोगे न्यूटन, या फिर सिर्फ सिंगल कैपिटल एन में आप लिख दोगे। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वेट का, इसका भी आपका न्यूटन होगा, क्योंकि ये एक फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन था, तो इसलिए इसका भी न्यूटन हो जाएगा। नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स से खींच रहा है या नहीं खींच रहा है। इस चीज को हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक स्प्रिंग लेना है। इस टाइप का स्प्रिंग आप ले लोगे, है ना, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेना जिसका अलग अलग मास हो। ठीक है, यहाँ पे मैं वेट नहीं बोल रही हूँ। वेट आप लोग बोलते हो ना, सभी कोई जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वेट कितना है, बच्चे का वेट कितना है,
आपकी मदर का वेट कितना है, आपके फादर का वेट कितना है, ठीक है? आप जो कोई भी सामान वगैरह लेते हो, उसमें आपका केजीज़ में लिखा रहता है। आप उसमें बोलते हो 1 केजी शुगर लेना है, 1 केजी सॉल्ट लेना है, ठीक है? 5 केजी आटा लेना है। तो वो आपका वेट नहीं होता है, वो आपका मास होता है। वेट क्या है? वेट इज़ अ फ़ोर्स, ठीक है? वेट इज़ कौन-सा फ़ोर्स है वो? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, जो अर्थ अपनी तरफ खींचता है, ठीक है? तो इसको हम लोग आज जानेंगे। अलग-अलग मासेस की कुछ ऑब्जेक्ट्स लेंगे, जैसे कि पेंसिल बॉक्स ले लो, टिफ़िन बॉक्स ले लो, छोटे-छोटे स्मॉल स्टोन्स ले लो अलग-अलग साइज़ेस के, है ना? इस तरह की चीज़ों को ले लो और एक स्प्रिंग को ले लो, ठीक है? अब उस स्प्रिंग में क्या करो, एक एक एंड को हैंग कर दो लाइक दिस। यहाँ पे आपका क्या है, एक एंड जो है वो हैंग किया हुआ है। और दूसरे में क्या करना है, दूसरे एंड में आपको ऑब्जेक्ट को हैंग करना है। इसमें आप क्या किए हो, थ्रेड से टाई कर दिए हैं, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, एक स्टोन लिया गया है, 2 डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस के स्टोन्स लिए गए हैं, ठीक है? तो इन दोनों को जब रखा गया, इसमें हैंग किया गया, तो क्या देखा गया कि दोनों का क्या है, जो लटक रहे हैं, उनमें ज़्यादा इस ये जो स्प्रिंग है, इसमें कम स्ट्रेच हो रहा है ना? यहाँ देखिए, इस स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग जो है वो कम है और इसमें क्या है, स्ट्रेचिंग ज़्यादा ये फैला हुआ है ना? तो क्या है, नाउ हैंग द अदर ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन, सबको नोटिस करना है आपको हैंग करके, और उसके स्ट्रेच जो हो रहे हैं इसके मासेस के वजह से, उसको आपको नोटिस करना है, जो भी स्ट्रेच इसमें पैदा हो रहा है, ठीक है? तो ये जो स्ट्रेच आप देख रहे हो, इसमें ज़्यादा मास है, ये ज़्यादा बड़ा स्टोन है, तो ये ज़्यादा स्ट्रेच कर पा रहा है, और ये जो थोड़ा इससे कम है, तो वो क्या कर रहा है, वो कम स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है? When an object is hung from the spring stretches due to the force applied on the object by earth. ये क्या कर रहा है, आपका जो स्टोन है, वो अर्थ अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा मास होगा, उतना ज़्यादा आपका अर्थ का पुल होगा, ठीक है? जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल समझ लो, ठीक है? एक पतला-दुबला लड़का है और एक मोटा-सा लड़का है, ठीक है? फैट। अब तो अगर हवा चलेगी हल्का-सा, तो क्या होगा? जैसे कि लोग बोलते हैं ना, "अरे! ये तो हवा हवा पहलवान है, इसको तो उड़ा लेगा।" ठीक है? तो ये लड़के को थोड़ी-सी हवा में ही क्या होगा, ये थोड़ा-सा, मान लो कि इसका पोज़ीशन चेंज हो जाएगा, हिलने लगेगा, ठीक है? मूव करने लगेगा। और ये मोटे वाले व्यक्ति को कुछ होगा क्या? इस लड़के को कुछ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग विंड आएगी, ठीक है? तब क्या होगा, तब जाके ये इधर-उधर हिलेगा, मूव करेगा, नहीं तो ये तो बिल्कुल स्टिक रहेगा उस जगह पे। तो यही चीज़ है, जितना ज़्यादा आपका मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उतना ज़्यादा फ़ोर्स से आपको अर्थ को खींचना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है? और जितना कम वेट का होगा, जितना मास का होगा, सॉरी वेट नहीं, जितना कम मास का होगा, अर्थ का पुल जो है, उसको कम लगाना पड़ेगा, उतना उसको कम फ़ोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऐसे होता है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे क्या देख रहे हो? यू फाइंड दैट stretch caused by the spring is different from for different objects. This indicates that earth pulls different object with different forces. अर्थ क्या करते हैं? अर्थ क्या करते हैं? पुल करते हैं ऑब्जेक्ट को, अलग-अलग ऑब्जेक्ट को अलग-अलग फोर्सेस से। ओके? Now that is the weight of the different objects is different. Weight यानी कि force. ओके? तो फोर्स क्या हुआ यहाँ पे, वेट जो है हर ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट यानी कि ग्रेविटेशनल पुल, याद रखोगे आप, ठीक है? ग्रेविटेशनल मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, वेट, ठीक है? तो वेट क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा। नाउ कैन वी यूज द स्प्रिंग टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्या हम इस स्प्रिंग को यूज कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का वेट को मेजर करने के लिए, है ना? तो किया जा सकता है बिल्कुल। इस ऑब्जेक्ट को जो हम लोग स्प्रिंग यूज करते हैं ना, उसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस कहा जाता है, ठीक? और स्प्रिंग बैलेंस वो क्या होता है, एक सिंपल डिवाइस होता है। इट इज यूज टू मेजर वेट यानी कि फोर्स। ओके, फोर्स को ये मेजर करता है कौन, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। एक एंड पे वो स्प्रिंग जो है फिक्स्ड रहता है, ठीक है? एक एंड जो है, और दूसरा में
हुक अटैच होता है। इस तरह से हुक लगा हुआ होता है, इसी में आप कोई ऑब्जेक्ट को हैंग कर सकते हो और उसका यहाँ पे आपका रीडिंग रहेगा और यहाँ पे आपका जैसे कि थर्मोमीटर में होता है ना रीडिंग, उसी टाइप से यहाँ पे होता है, ठीक है? ये आपका जितना आपका ऑब्जेक्ट का नीचे मास रहेगा ऑब्जेक्ट का, वो उतना ज़्यादा ये खींचेगा। यहाँ पे देखिए आपका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रिंग बैलेंस का। ये देखिए, ये है स्प्रिंग बैलेंस, ओके? ये देखिए, ये इसमें हुक लगा हुआ है। यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंग कर सकते हो और जैसे ही हैंग करोगे ना तो यहाँ का जो रीडिंग है, ये वाला नीचे ऊपर होगा। जितना ज़्यादा इसका बॉडी का मास होगा, उतना ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन आएगा। ओके? तो ये आपका स्प्रिंग बैलेंस का फिगर है। ओके? इस तरह का स्प्रिंग बैलेंस होता है। उसमें एक हुक होता है जिसमें वन एंड जो होता है आपका फिक्स होता है और दूसरा अदर एंड में हुक अटैच होता है। ओके? व्हेन वी हैंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हुक द स्प्रिंग स्ट्रेचेस, वहां का स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होता है और द अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग गिव्स द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना भी स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो रहा है, उस अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। ओके? देयर इज अ स्केल ऑन द बैलेंस व्हिच इज मार्क्ड टू शो द वेट इन न्यूटन। ओके? वेट यानी कि फोर्स, वो स्केल में क्या रहता है, मार्क किया हुआ रहता है, ठीक है, मार्किंग्स रहते हैं जो कि आपका वेट को शो करता है। ठीक है, यहाँ देखिए आप फिगर में, यहाँ पे क्या है ये देखिए, इधर साइड में आपको ग्राम्स में दिए गए हैं, यहाँ आपका ग्राम्स है, यहाँ न्यूटन्स है। ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, इसी को स्प्रिंग बैलेंस कहा जाता है, ये टोटल पूरा फिगर जो है। ठीक है, इधर आपको न्यूटन्स में मेजरमेंट्स दिए गए हैं और इधर आपके ग्राम्स में है। ग्राम्स में है यानी कि ये मास का है, बॉडी का मास कितना है। और ये वेट जो आपका अर्थ जो आपका खींच रहा है अपने ओर, वो आपका ये वेट बताएगा। ठीक है, ये वेट है। तो आपका यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 10 तक, आपका 10 न्यूटन तक इधर मार्किंग्स दिए गए हैं। और ग्राम्स की बात करें मास की, तो 0 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम्स तक यानी कि 1 केजी, ये इसका बॉडी मतलब 1 केजी का आप ऑब्जेक्ट इसमें मेजर कर सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा ये इसका कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मार्किंग्स दिए गए हैं। नाउ देयर इज ऑल्सो एन और another scale to show the corresponding values of mass in gram। वही मास आपको इधर इधर साइड में मास ग्राम में दिए गए थे, मास का वैल्यू दिया गया था और इधर साइड में न्यूटन का। ओके, these values have been marked with the assumptions that the spring balance is used on the earth with the earth's gravitational force attracting the object। ये वैल्यूज जो है वो इसी एजम्पशन से मतलब लिया गया है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। तो उस तरह से मार्किंग्स जो है उसी एजम्पशन से इसमें स्प्रिंग बैलेंस में बनाए गए हैं। ठीक है, ये अर्थ में स्प्रिंग बैलेंस को यूज किया जा रहा है विथ किसके वजह से, आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, उसी को जो यहाँ पे का स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है तो उससे जो मार्किंग्स आ रहे हैं वही ये बताएगा। ओके, these values have been marked with the assumptions that spring balance is used on the earth with the gravitational earth's gravitational force attracting on the object। Okay, now let us learn to measure the weight preparing using a spring balance। अब हम लोग कैसे मेजर करेंगे स्प्रिंग बैलेंस से किसी भी बॉडी का वेट। ठीक है, मतलब ग्रेविटेश अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कितना है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, एक स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हम लोगों को पहले फेमिलियराइज होना पड़ेगा स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से तो हम लोग फेमिलियराइज हो ही गए हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा और फिगर भी देखा। और जैसे कि थर्मोमीटर का आप लोग रीडिंग लेते होगे, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, तो उसमें थर्मोमीटर का रीडिंग कैसे लिया जाता है, ठीक है, उसमें कैसे मेजरमेंट होता है, उसी तरह से आप स्प्रिंग बैलेंस को मेजर करके देखोगे। ओके, अब आपको क्या है एक्टिविटी में ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, आपको स्प्रिंग बैलेंस की तरफ देखना है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से।
और उसमें देखना है कि मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट, क्या इसका मैक्सिमम वेट है, ये कितना मैक्सिमम वेट मेजर कर सकता है। तो आप यहाँ पे फिगर में देखो, है ना, यहाँ देखिए फिगर, ये आपका न्यूटन्स है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेट पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे आपका न्यूटन्स दिया गया है, ये आपका वेट को दर्शा रहा है, शो कर रहा है वेट को। तो मिनिमम कितना है, 0 न्यूटन, ओके, और मैक्सिमम जो है वो कितना है, 10 न्यूटन। तो मैक्सिमम वेट कितना हो गया यहाँ, 10 न्यूटन है, ओके। तो मैक्सिमम वेट आपका कितना हो गया, 10 न्यूटन, ओके। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 न्यूटन आपका हो गया। 10 द स्केल हैज रेंज, 0 से कितना रेंज है उसका, 10 न्यूटन तक का ही रेंज है, मतलब इतना ही वेट का वो शो कर सकता है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, उससे ज्यादा फोर्स वाला इसमें मेजर नहीं होगा, ओके। नाउ अब क्या करना है, लेट अस कैलकुलेट। यहाँ पे आप देखिए, लेट अस ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट दैट इट कैन मेजर बाय द स्प्रिंग बैलेंस। इसमें देखिए 0 न्यूटन से स्टार्ट हुआ है, 10 न्यूटन तक ये मेजर कर सकता है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वेट का, वो कितना कम, मतलब कितना कम से कम वेट ये मेजर कर सकता है स्प्रिंग बैलेंस, वो हमें देखना है। इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप अच्छे से देख लो इसको। अब आपको इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मच इज द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। टू बिगर मार्क्स यानी कि तो दो कंसेक्यूटिव मार्क्स को लेना है, या तो 4 5 ले लो या फिर 9 10 भी ले लो। तो इन इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वेट का, 9 10 के बीच में 1 न्यूटन का है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में 1 न्यूटन का है, 2 से 3 के बीच में 1 न्यूटन का है, 4 से 5 के बीच में 1 न्यूटन का है। तो मतलब किसी भी रीडिंग को आप ले लो, 2 कंसेक्यूटिव मार्क्स को आप लोग लेना है और वहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने हैं, कितना है, 1 न्यूटन, ओके। द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 एंड 1 न्यूटन एंड बिटवीन 1 एंड 2 इज 1 न्यूटन, ठीक है। किसी भी रीडिंग्स के बीच में क्या होगा, एक ही न्यूटन का डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे डिविजन्स हैं, ठीक है। shown by the smaller marks are there are there between these two bigger marks. How many divisions are there between these two bigger marks? दो बिगर मार्क्स के बीच में, जैसे 3 और 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 डिविजन्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका डिफरेंस जो हो गया वो 1 न्यूटन का हो गया और डिविजन्स जो हो गया वो 5 न्यूटन्स का हो गया। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं इसमें, सबसे छोटा वैल्यू, जो सबसे छोटा वेट ये कितना मेजर कर सकता है, मतलब इतना का वैल्यू क्या होगा। अगर जैसे आपका यहाँ पे रीडिंग आपका शो कर रहा है, ठीक है, ये वाला चीज आपका रीडिंग यहाँ शो कर रहा है, मतलब 6 से एक पॉइंट आगे। आप इसको कैसे बताओगे, ये तो 6 न्यूटन हो जाएगा, ये 7 न्यूटन हो जाएगा। तो 6 के बाद का न्यूटन, ये वाला चीज हम लोग फाइंड कर रहे हैं। इसी को फाइंड कैसे किया जा रहा है, पहले हम लोगों ने डिविजन्स काउंट कर लिया, कितने डिविजन्स है और दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हाउ मच वेट डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट। तो वन स्मॉल डिवीजन का हम लोग निकालेंगे कैसे, जो टोटल आपका डिफरेंस है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स प्रेजेंट बिटवीन देम, ओके। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन बाय 5 5 डिविजन्स, ओके। आपका इस तरह से निकल गया 0.2 न्यूटन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस था ना, ये आपका मेजर कर रहा है 0.2 न्यूटन। मतलब अगर आपका यहाँ रीडिंग आ रहा है तो आप 0.6 सॉरी 6 न्यूटन था, उसमें 0.2 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6.2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका रीडिंग यहाँ पे आता है, ओके, तब आपका वेट जो निकलेगा वो 6.2 न्यूटन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्यों निकाल लिया गया। नाउ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड इज 0.2 न्यूटन। स्मॉलेस्ट कितना है, 0.2 न्यूटन ये रीड कर सकता है, और लार्जेस्ट कितना हो सकता है, 10 न्यूटन तक कर सकता है ना, 10 न्यूटन तक कर सकता है।
चलिए, नाउ यूजिंग दिस मेथड कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन बी मेजर्ड विद द स्प्रिंग बैलेंस गिवन टू यू। देख, अब आपको जो स्प्रिंग बैलेंस मिल रहा है स्कूल वगैरह में, सभी में जो स्प्रिंग बैलेंस प्रेजेंट होते हैं ना, उनका रेंज जो होता है वो डिफर होता है। उनके स्मॉलेस्ट डिविजन्स जो होते हैं वो भी डिफर होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से डिफर करते हैं, तो इस तरह से आप, जैसे कि यहाँ पे आपका कैलकुलेट किया गया स्मॉलेस्ट वैल्यू वेट का, उसी तरह से आप अपने स्प्रिंग बैलेंस को देखना और इस तरह से वेट को, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो वेट का है वो आप निकाल लेना। ठीक है, कैसे निकालोगे? आप पहले देखोगे दो कंसेक्यूटिव, जैसे आपका ये दो बिगर डिविजन्स हैं, ठीक है, जैसे 9 और 10, तो इसके बीच में आपका कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 न्यूटन का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितना आपका डिविजन्स होंगे? जैसे कि यहाँ पे आपका आ रहा है 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ पे 5। तो 5 डिविजन्स है तो इसको 5 से डिवाइड कर दिया गया। आपके वहाँ पे जितने भी डिविजन्स होंगे वहाँ पे आप डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पे इसलिए ये आ रहा है 0.2। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करने से कितना आ जाएगा? डेसिमल में 0.2 न्यूटन आएगा। तो उसी तरह से आपको निकाल लेना है। ठीक है? It is therefore necessary, always necessary, to look carefully at the spring balance or any other instrument you are about to use। क्योंकि सभी स्प्रिंग बैलेंसेस में या फिर अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, उनके रेंज में डिफरेंसेस होते हैं, उनके स्मॉलेस्ट डिविजन्स में डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए कभी भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हो, तो उसको अच्छे से ध्यान से देख लेना। ठीक है, बस। अब इसमें ये वाला एक्टिविटी को किया जाए कैसे, लेट अस मेजर। अब कैसे मेजर होता है वो देखना है। ओके, टेक अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कीप इन माइंड दैट द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी हेवियर देन द मैक्सिमम वैल्यू। आपको एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, हल्के फुल्के ऑब्जेक्ट्स आप ले लेना। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हेवियर ना हो। यहाँ पे 1000 ग्राम्स की है, मतलब आप 1 kg की मास की कोई भी ऑब्जेक्ट को ले लेना, उससे ज़्यादा मत लेना क्योंकि उससे ज़्यादा ये मेज़र नहीं कर पाएगा, है ना? और आप उससे ज़्यादा ले लोगे तो क्या होगा, आपका स्प्रिंग बैलेंस जो है वो भी टूट जाएगा, है ना? चलिए, नाउ सस्पेंड द ऑब्जेक्ट वन बाय वन, एक-एक करके आप कुछ भी ऑब्जेक्ट इसमें डाल देना और फिर उसके रीडिंग्स को देखना, रिकॉर्ड लेना, ठीक है? उसके रीडिंग्स का। नाउ रीड द स्केल फॉर वेट केयरफुली, वेट का आपको इधर का स्केल को देखना है और रिकॉर्ड करना है। ओके, जैसे कि पेंसिल बॉक्स हो गया, ये सब आपका स्प्रिंग बैलेंस जो होगा स्कूल में प्रेजेंट, उसमें आप ये एक्टिविटी को कर सकते हो। पेंसिल बॉक्स का क्या रीडिंग आ रहा है उसको यहाँ पे लिख सकते हो। देन पार्शियली फिल्ड वाटर बॉटल, पार्शियली फिल्ड कर लेना वाटर बॉटल को और उसको मेजर करके देखना कितना वेट आ रहा है। ठीक है, और भी आप कुछ भी कर सकते हो। फुल्ली फिल भी वाटर बॉटल को ले सकते हो, लेकिन आपका वाटर बॉटल जो है 1 kg से कम होना चाहिए। ओके, वो ले लेना। फिर अपना लंच बॉक्स भी ले सकते हो, ठीक है? बुक कॉपी भी ले सकते हो और मेज़र कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो सभी चीज़ 1 केजी से नीचे होने चाहिए। ओके? नाउ you can repeat activities 5.10 to 5.12, 5.10 और 5.12, ठीक है? For the mass scale shown on the left side of the spring balance, इनमें क्या करना है, जो भी आप लोगों ने एक्टिविटी किया वो आप किसके लिए कर रहे थे? वेट का मेज़रमेंट के लिए। तो आप इधर देख रहे हो ना, मास भी आपका इधर प्रेज़ेंट है। तो आप कुछ भी आप डालोगे ना यहाँ पे, तो जिस रीडिंग में आपका वो शो होगा, वो इधर वाला आपका वेट बता देगा, इधर वाला आपका मास बता देगा। ठीक है? तो वही एक्टिविटी से हम लोग दोनों चीज़ जान सकते हैं। ठीक है? बॉडी का मास कितना है और बॉडी का वेट कितना है। ओके? तो यहाँ पे अगर जैसे रीडिंग है, ओके? तो जैसे आप ऊपर आ जाओ, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना? जैसे आपका रीडिंग मान लो कि यहाँ है या फिर यहाँ पे है, ठीक है? तो ये कितना रीडिंग हो जा रहा है? 700 ग्राम, तो 7 न्यूटन आपका आ रहा है, ठीक है? इसको इसको आप सीधा-सीधा मेज़रमेंट देख लेना। मतलब आपका इधर जो मेज़रमेंट हो रहा है वो आपका वेट बताएगा और इधर का जो आ रहा है रीडिंग वो आपका मास बता देगा, ठीक है? आप अगर स्मॉलेस्ट डिविजन्स, इनका डिविजन्स निकालोगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर भी आपको इसी तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है?
जितना भी डिविजन्स होंगे उनको डिवाइड कर देना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने हैं? 100, ठीक है? इधर 100 केजी का है डिफरेंसेस और इनके बीच में डिविजन्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 100 को डिवाइड कर देना 5 से, तो आ गया आपका कितना? 20 केजी। तो एक जो आपका ये वाला है डिफरेंसेस, ये आपके कितना हो गया? 20 केजी के हो गए। मतलब 0 फिर 20, 40, देन 60, देन 80, देन 100। तो इस तरह से आप जान सकते हो, ठीक है? मेज़रमेंट मास का भी और वेट का भी, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का, ओके? नाउ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग इट्स वेट, ठीक है? डायरेक्टली हम लोग इनडायरेक्टली मास को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस एंड और बाय कंपेयरिंग इट्स वेट विद द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द नोन मास। अगर हम लोगों को उसका मास पता है तो हम लोग उसके वेट को भी टच कर सकते हैं, उसके वेट को कंपेयर करके। ओके? स्प्रिंग एक आपका होता है बीम बैलेंस, बीम बैलेंस को भी यूज़ करके आप वेट निकाल सकते हो। ओके? चलिए। सिंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर, वेट जो आपका होता है, ठीक है? बताया जा रहा है कि हर जगह पे क्या होता है? सेम होता है। ऑन द अर्थ, सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज एक्सेप्टेबल टू वे एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड इट्स मास, ठीक है? क्योंकि वेट जो होता है हर ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो अर्थ में हर जगह पे सेम होता है, ठीक है? सिर्फ अर्थ में। अगर आप अर्थ से अलग-अलग जगह पे ले जाओ, अलग-अलग प्लैनेट्स पे ले जाओ, सैटेलाइट्स पे ले जाओ, तो वहाँ पे वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ वेट क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, जो अर्थ कितनी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है, ये है वेट, ठीक है? तो अर्थ का है, तो अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, अलग-अलग सॉरी अलग-अलग प्लैनेट्स होंगे, अलग-अलग सैटेलाइट्स होंगे, तो वो अपना ग्रेविटेशनल पुल से वो खींचेंगे ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि मार्स का होगा, तो मार्स का ग्रेविटेशनल पुल होगा, वो तो उसका वेट जो होगा हर जगह क्या होगा? अलग-अलग हो जाएगा। लेकिन अगर अर्थ की बात करें, तो अर्थ में सभी जगह पे वेट जो है किसी ऑब्जेक्ट का सेम होगा। ठीक है? तो किसी भी प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए ये एक्सेप्टेबल होता है उस बॉडी का मास को फाइंड करने के लिए, ठीक है? उसका क्या मेज़रमेंट होता है, वो फाइंड आप कर सकते हो, ओके? नाउ इन द अर्लियर चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा मटेरियल अराउंड अस ग्रेड 6 में, ठीक है? क्या है? मास जो होता है वो क्या होता है कि आपके एक ऑब्जेक्ट में कितने उसके मैटर प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट हैज स्पेस एंड वॉल्यूम, ठीक है? जिसके पास अपना स्पेस हो, वॉल्यूम हो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ स्पेस को, उसका कुछ वॉल्यूम है, तो वो कहलाता है मैटर, ठीक है? तो मास क्या हो गया? उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वो हो गया मास, ठीक है? और इसको कैसे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम्स। नाउ इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम एट एवरी प्लेस। किसी भी प्लेस में आपका मास जो है हर जगह क्या होगा? सेम होगा, ठीक है? नाउ weight on the other hand is the gravitational force with which the earth or another planet pulls an object। वेट जो है क्या है? उसी तरफ आप देखो, मास की मास का क्या है? अपोजिट है। मास जो है हर जगह क्या है? सेम रहता है। और वेट क्या है? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, तो उसी तरह से अलग-अलग प्लैनेट्स का अलग-अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो वैरी करता है। इट कैन वैरी वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है? अलग-अलग प्लेस में क्या है? आपका वेट जो है वो डिफर करेगा, ठीक है? वेट कैन चेंज बट मास डज नॉट। वेट क्या है? चेंज हो सकता है लेकिन मास जो है वो चेंज नहीं होगा, ओके? यस। तो आप लोगों ने क्या समझा?
जो आपका वेट है, ठीक है? अर्थ क में हर जगह क्या होता है, वहाँ पे भी चेंजेस होते हैं, लेकिन बहुत कम होता है, एकदम स्लाइटली चेंज होता है। लेकिन आप अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स की बात करोगे, तो वहाँ पे आपका वेट क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है? इसलिए आपका वेट जो है वो चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आपको अब समझ में आ गया होगा वेट और मास में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है? यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। तो आपका आंसर जो है यहीं पे है, गिवन है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, और इट इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। और आपका मास जो है वो हर जगह में सेम रहेगा। और वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, अर्थ का, जो कि हर जगह पे अलग अलग होता है। अगर अर्थ की बात करें, अर्थ के प्लेस टू प्लेस में थोड़ा-सा डिफरेंसेस आता है, जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अलग-अलग, जैसे बड़े-बड़े जगह पे देखो प्लैनेट्स में या फिर अलग-अलग सैटेलाइट्स में, तो वहाँ पे आपके वेट जो है वो वैरी करेंगे, ओके? वेट का अगर आप यहाँ एसआई यूनिट बात करो तो वो क्या होगा? न्यूटन में होगा, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है, देखिए, मास है किसी ऑब्जेक्ट का, वो 1 केजी है, अर्थ में भी, मून में भी 1 केजी है, मार्स में भी 1 केजी है, वेनस में भी 1 केजी है और जुपिटर में भी 1 केजी है। ठीक है? यहाँ आपका अर्थ है, यहाँ पे मून, मार्स, वेनस, जुपिटर है, और यहाँ पे वेट देखिए क्या है, अलग-अलग है ना? यहाँ पे 10 न्यूटन है वेट, तो यहाँ पे 1.6 न्यूटन है मून में। मार्स में अगर 3.8 न्यूटन है, तो वेनस में 9 न्यूटन है और जुपिटर में 25.4 न्यूटन है। तो इस तरह से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कहीं पे भी ऑल ओवर ऑल द यूनिवर्स क्या होगा, ऑल ओवर द यूनिवर्स आपका मास जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब फिक्स्ड होगा, सेम होगा। और वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का हर जगह प्लेस टू प्लेस डिफर होगा, ठीक है, डिफर करेगा। नाउ ग्रेविटेशनल आपको यही दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब आप आ जाइए अ स्टेप फर्दर में, क्या है, इन एवरीडेज लाइफ, particularly for the goods we commonly use, we are more interested in the amount of matter in an object, that is its mass, rather than the force applied by the earth upon its weight। जैसे हम लोग एवरीडे लाइफ होता है, उसमें क्या करते हैं, किसी भी गुड्स यानी कि कोई भी सामान वगैरह हम लोग लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसके अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि मास के बारे में नहीं बात करते हैं। हम लोग डायरेक्टली क्या बोलते हैं, इसका वेट कितना है ना? चाहे खुद की भी बॉडी की बात करें, उसमें हम लोग क्या मेज़र करते हैं, वेट कितना है, ठीक है? तो हमारे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, वेट। लेकिन होता क्या है, साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बात करो, तो होता क्या है, मास होता है, ठीक है? तो हम लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए, मास यूज़ करना चाहिए rather than weight. However, though while the units of mass are used instead of the terms mass, the term weight is typically used. यूनिट्स, मास का यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना? लेकिन मास टर्म को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, उसको क्या यूज़ करते हैं, वेट यूज़ कर देते हैं। कितना वेट है भाई? 1 केजी। कितना वेट है भाई? आटा का 5 केजी। तो वेट नहीं होता है वो होता है मास। उसका हम लोग यूनिट्स तो यूज़ कर लेते हैं मास का, लेकिन मास को हम लोग वेट कह देते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है? इट इज़ सेड दैट वेट ऑफ द व्हीट बैग इज़ 10 केजी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इन साइंटिफिक यूज़ दिस इज़ नॉट करेक्ट। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ द करेक्ट टर्म्स विद देयर करेक्ट यूनिट्स। ये बहुत ज़रूरी है कि करेक्ट टर्म्स को यूज़ किया जाए उनके यूनिट्स के साथ, ठीक है? जैसे कि मास कितना है? तो आप लोग बोलोगे 10 केजी। वेट कितना है? तो आपका वेट कितना लगेगा? 100 न्यूटन। इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है? तो इवन इफ लैंग्वेज इज़ मोर कैजुअल, हम लोगों को करेक्ट टर्म्स और करेक्ट यूनिट्स के साथ अप्लाई करने चाहिए, ओके? तो ये आपका चैप्टर का एंड हो गया। नहीं, अभी एंड नहीं हुआ है। अभी फ्लोटिंग और सिंकिंग भी बचा हुआ है ना? ये आपका लास्ट पेज है, लास्ट टॉपिक भी है। चलिए, अभी क्या है, 5.6 आपका आ गया, फ्लोटिंग और सिंकिंग। कुछ भी जो है पानी में अगर आप डालो कुछ भी ऑब्जेक्ट को,
कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप लोग देखते होंगे कि वो फ्लोट करता है, कुछ सिंक करने लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? ठीक है? The gravitational force of the earth is acting on all objects, then why don't all objects fall at to the bottom? यहाँ पे अगर पानी की बात कर रहे हैं, किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं, जैसे आप इधर बाहर के सरफेस में देखो, तो क्या होता है, हर चीज़ आपका कहाँ जाता है? ऊपर कुछ भी फेंकते हो तो नीचे आता है। लेकिन पानी की आप बात कर रहे हो, लिक्विड की बात कर रहे हो, तो आप लोग नीचे डालते भी हो तो वो ऊपर चला जाता है, अगर वो हल्का होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आपका ग्रेविटेशनल फ़ोर्स तो यहाँ पे भी लग रहा है, तो ऐसा होता क्यों है? ठीक है? तो इसको भी हम लोग आज समझ लेते हैं, क्यों होता है। While taking out water from a bucket filled with the water using a mug, do you notice that the mug feels lighter when it is inside water? Let us try to understand this. ठीक है? जब आप बकेट से वाटर लेते हो और उसमें मग डाले हुए रहते हो, तो क्या होता है, मग जो है आपका ऊपर ही रहता है। तो मग जो है वो लाइटर फील करता है। जब आप वाटर को भी वाटर के अंदर भी डालते हो, तो वो फिर धीरे-धीरे ऊपर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है? तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लेना होगा, खाली किया हुआ, और उसको बंद कर देना है उसके लिड को, ठीक है? उसके कैप को क्लोज़ली टाइट कर देना है, टाइटली क्लोज़ कर देना है, और क्या करना है, एक बकेट वाटर लेना है, फुल ऑफ वाटर, और जो बॉटल आप लोगों ने लिया है उसको पूरा फ़ोर्स से पुश करना है, ठीक है? पुश करोगे तो ये पुश तो करोगे, जैसे ही छोड़ोगे तो ये फिर क्या होगा, ऊपर की ओर आ जाएगा। ये आपके वाटर के सरफेस पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है? तो जब आप छोड़ रहे हो तो वो क्या हो रहा है? डज़ इट बाउंस अप? यस, इट डज़ बाउंस, इट बाउंसेस अप, ठीक है? क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? You would have felt an upward push and the bottle bounces back to the surface of the water. क्यों होता है ऐसा? जब आप पुश कर रहे हो ऊपर से, तो बॉटल जो है आपका बाउंस हो जा रहा है वाटर में। दिस ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जो बॉटल है आपका, ठीक है? उसमें वाटर क्या कर रहा है? अप्लाई कर रहा है फ़ोर्स। बॉटल ये बॉटल था आपका, वाटर क्या कर रहा है? इसमें फ़ोर्स लगा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ऊपर आ जा रहा है। हम लोग ऊपर से लगा रहे हैं, ये नीचे से लगा रहा है। तो इसका ज़्यादा होगा तभी ये ऊपर कर दे रहा है, जैसे ही हम लोग छोड़ रहे हैं। जब हम लोग फ़ोर्स लगा रहे थे तो ये नीचे जा रहा था। ठीक है? जैसे ही हम लोगों ने छोड़ दिया, तो ये हमारा फ़ोर्स तो इधर का हट गया, इधर का जो फ़ोर्स था वो ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया? ऊपर आपका फ्लोट करने लगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वाटर भी फ़ोर्स लगा रहा है। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसी तरह से वाटर ही के नहीं, सिर्फ़ सिर्फ़ वाटर ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लिक्विड्स जो हैं, इस तरह के सिमिलर फ़ोर्सेस लगाते हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं। ठीक है? चाहे आप इसको ऑयल में डिप करो, चाहे आप किसी में भी, ठीक है? तो सारे लिक्विड्स जो हैं, वो सिमिलर फ़ोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है? और जो फ़ोर्स अप्लाई हो रहा है लिक्विड में, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या होता है, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और उस फ़ोर्स को क्या कहा जाता है? अपथ्रस्ट कहा जाता है, या फिर बायएंट फ़ोर्स कहा जाता है। ठीक है? बायएंट फ़ोर्स कहा जाता है या फिर अपथ्रस्ट कहा जाता है। जैसे आपका अर्थ जो है आपका नीचे खींच रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स कह रहे थे, या फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी कह रहे थे, या फिर ग्रेविटी कह रहे थे। और ये आपका क्या कर रहा है? वाटर जो है ऊपर की ओर फ़ोर्स लगा रहा है। ठीक है? इसको कहा जाता है अपथ्रस्ट, या फिर बायएंट फ़ोर्स कहा जाता है। ठीक है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द लिक्विड, जब आप किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे, तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ एक्ट्स ऑन इट डाउनवर्ड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ पे, वो क्या करेंगे? इसको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है? बट अ बायएंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट बाय द लिक्विड। जो बायएंट फोर्स है वो ऊपर की ओर फेंकेगा, जो लिक्विड है उसमें अप्लाई होगा, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में उसको मूव कराएगा। ठीक है? अब क्या बात है, इन दोनों, इधर से ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, इधर से बायएंट फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा आपका प्रभावित है, ठीक है, ज्यादा इफेक्ट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का लग रहा है, तो ये क्या करेगा?
किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे ले आएगा पानी की सतह से, पानी के सरफेस से आपका उसको ऑब्जेक्ट को नीचे ले आएगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की ओर ये फेंक देगा, है ना? ये बाउंड फोर्स आपका ज़्यादा लग जाएगा तो क्या होगा? वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ मोर देन द बाउंड फोर्स, तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो है वो डूब जाएगा, ठीक है? सिंक करेगा। और दोनों का फोर्सेस अगर इक्वल होगा, या मानी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और बाउंड फोर्स अगर इक्वल होगा, तब क्या होगा? वो फ्लोट करेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज़्यादा होगा बाउंड फोर्स से, तो क्या होगा? वो सिंक करेगा, डूब जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है, बॉडी जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, वो सिंक करता है या फिर फ्लोट करता है बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। ओके, अब क्या है, क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड ये फोर्स लगा रहा है, तो बाउंड फोर्स आपका किस पे डिपेंड करेगा? लिक्विड के डेंसिटी पर, ठीक है? ये आप ध्यान रखना, बाउंड फोर्स जो है किस पे डिपेंड होगा? डेंसिटी कितना है लिक्विड का, जितना ज्यादा घनत्व होगा, डेंसिटी कितना डेंस है आपका लिक्विड, उस पे डिपेंड करता है आपका बाउंड फोर्स। जिस तरह का डेंसिटी होगा, उतना ज्यादा आपका बाउंड फोर्स लगेगा। ओके, डेंसिटी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है इसी बुक के लेटर चैप्टर्स में। ओके, अब ये जो बाउंड फोर्स आया है भाई, इनको दिया किसने है? इनको दिया है आर्किमिडीज ने। ये आर्किमिडीज कौन है? आर्किमिडीज एक ग्रीक साइंटिस्ट है, फेमस ग्रीक साइंटिस्ट है। ओके, ग्रीक यानी कि ग्रीस से बिलोंग करते थे, ठीक है? इन्होंने डिस्कवर किया था कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, किसी ऑब्जेक्ट को आप अगर फुल्ली या फिर पार्शियली इमर्स कर रहे हो, डुबा रहे हो लिक्विड में, तो क्या करेगा? लिक्विड एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है? और उस फोर्स को क्या कहा जाता है? buoyant force कहा जाता है। It experience an upward force which is equal to the weight of the liquid। जो भी आपका it displaces, जैसे आपका यहाँ पे मान लीजिए कि, रुकिए, है ना, यहाँ पे आ जाइए। ये आपका वाटर लेवल था, ठीक है? अब यहाँ पे आप कोई ऑब्जेक्ट अगर इसको डाल रहे हो, ये जितना ज्यादा नीचे आएगा, तो ये क्या करेगा? वाटर का लेवल को ऊपर करेगा, डिस्प्लेस होगा वाटर, ठीक है? ये आपका वाटर लेवल आपका यहाँ तक मान लो आ गया, ठीक है? ये अगर सिंक हो जाता है पूरा पूरी, ठीक है? तो आपका वाटर लेवल मान लो यहाँ तक आ गया है, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक इसका वाटर लेवल का, ये वाटर को डिस्प्लेस किया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। जितना फोर्स है, जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। जितना इस लिक्विड का जो जो वाटर आपका डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ से यहाँ ऊपर आ रहा है, इसका वेट जो होगा लिक्विड का, इस वाटर का वेट जो होगा, वही फोर्स जो आपका वाटर लगा रहा है, ठीक है? अपवर्ड फोर्स, वही वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है? यहाँ जो अपवर्ड फोर्स यानी कि बाउंड फोर्स जो लग रहा है आपका, वो किसके इक्वल होगा? जो वेट है लिक्विड का, जो आपका लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है? जिस अमाउंट में, तो उसको दोनों को इक्वल कहा जा रहा है, ठीक है? कहने का मतलब क्या हो गया? जो आपका फोर्स आपका ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वाटर के थ्रू, ठीक है? वो किसके इक्वल होगा? जो भी लिक्विड ये वो डिस्प्लेस कर रहा है, उसका वेट कितना है, ठीक है? जितना वो डिस्प्लेस कर लेगा लिक्विड को, उसके इक्वल होगा आपका अपवर्ड फोर्स यानी कि बाउंड फोर्स। इसी को क्या कहा जाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। If the weight of an liquid is displaced by an object is smaller, अगर उसका वेट जो लिक्विड का वेट है, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट जब डिस्प्लेस कर रहा है लिक्विड को, तो उसका जो वेट आपका कम अगर होगा, तो क्या होगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम होगा, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा, ठीक है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल पुल जो आपका अर्थ कर रहा है। और यहाँ पे वेट ऑफ द लिक्विड क्या हो गया आपका? बायन फोर्स हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ गया है
अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द लिक्विड। तो वेट ऑफ द लिक्विड हम लोग लिख सकते हैं बायन फोर्स। तो बायन फोर्स जो है आपका, जब क्या होगा? स्मॉलर होगा, जब बायन फोर्स आपका कम है, ठीक है? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ज़्यादा है, ओके? तब क्या होगा? आपका बॉडी ऑब्जेक्ट वो सिंक हो जाएगा। और जब आपका वेट ऑफ द लिक्विड यानी कि बायन फोर्स डिस्प्लेस जितना हुआ है इक्वल है अगर उस ऑब्जेक्ट के वेट से यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से, अगर ये दोनों इक्वल होगा तब क्या होगा? बॉडी विल फ्लोट और ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ठीक है? इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं, ये दोनों क्राइटेरिया पे बेस्ड है कि कोई भी चीज़ कैसे फ्लोट होता है या फिर सिंक होता है। अगर आपका बायएंड फोर्स जो है अपथ्रस्ट फोर्स है, जो अपथ्रस्ट है या फिर अपवर्ड फोर्स है, तीनों एक ही चीज़ है, बायएंड फोर्स को ही कहा जा रहा है। तो अगर वो कम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है? यानी कि वेट ऑफ द लिक्विड से, तो क्या होगा? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, देन वो आपका सिंक करेगा। अगर वो इक्वल होगा दोनों चीज़ तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है? तो आप ऐसे ध्यान रखना, ओके? नाउ अब क्या है, जैसे बहुत सारे रॉक्स होते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं वाटर में, ठीक है? रॉक्स का तो आपका वेट जो मास आपका है रॉक्स का, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर में, वो सिंक नहीं करते हैं। उनमें से एक रॉक है जिसको जिसको कहा जाता है प्यूमिस। वो कैसे फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं वोल्केनिक इरप्शंस के वजह से, जब आपके लावा जो है आपका, वो लॉट्स ऑफ गैसेस उसमें प्रेज़ेंट होते हैं और वो वाटर वेपर के साथ क्या होता है, जल्दी से वो क्विकली कूल हो जाता है। तो क्या होता है उसके अंदर जो है ना, रॉक के अंदर बहुत सारे टीनी बबल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। उसमें गैस भरा हो रहता है, ठीक है? इट ट्रैप्स टीनी बबल्स ऑफ गैस इनसाइड, उन उ उसमें जो टीनी बबल्स होते हैं उसमें गैस को वो ट्रैप कर लेता है। इस वजह से क्या हो गया, अंदर में पूरा गैसेस भरे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। इट क्रिएट्स अ लाइट एंड पोरस रॉक्स, मतलब छेद-छेद है तो वो पोरस हो गया, ठीक है? एंड फिल्ड विथ एयर पॉकेट्स व्हिच इज़ लेस डेंस देन वाटर। जब वो डेंस आपका वाटर से कम होगा तो वो ऑब्वियसली क्या है, फ्लोट होगा, ठीक है? तो डेंसिटी के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा डेंस क्या होता है, लेस डेंस क्या होता है, मोर डेंस क्या होता है। जो ज़्यादा अगर वाटर से डेंस होगा, ठीक है? वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ क्या होगा, सिंक हो जाएगा। और वाटर की डेंसिटी से कम होगा यानी कि लेस डेंस होगा, तो वो चीज़ फ्लोट करेगा, ओके? तो ये आपका चैप्टर था, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। ये स्नैपशॉट्स आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं वैसे। अब आपका नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है? तो आप लोग क्वेश्चन आंसर को एक बार पढ़ के देखना, कौन-कौन से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, कौन-कौन से आपसे नहीं बन रहे हैं। इस चैप्टर को पूरा आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे कोई दिक्कत हो किसी में, तो आप लोग पूछ सकते हो, ओके? कमेंट में आप लोग कमेंट कर लेना, इसमें क्या चीज़ होगा मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये सब आप पूछ सकते हो। हाँ, अब आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं और छोड़ देते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफ़िकेशंस जाए, ओके? अपने सारे दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, अपने कज़िन्स जो भी क्लास 8 में होंगे, क्लास 6-7 वाले बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपके क्लास 6, 7, 8 के वीडियोज़ सारे आते हैं, ओके? और आपको अगर कोई क्वेश्चंस आपको देखने हैं प्रीवियस ईयर के या फिर हाफ ईयरली के या फिर पीरियोडिक टेस्ट के, तो सारे आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। क्लास 8 की प्लेलिस्ट बनी होगी, एक क्वेश्चन पेपर की बनी होगी, ठीक है? क्वेश्चंस की बनी होगी, क्लास 6, 7, 8 तीनों की है, क्वेश्चंस की है और एनसीईआरटी सॉल्यूशन एनसीईआरटी आपकी बुक की है, ठीक है? तो आप लोगों को जो भी कंटेंट चाहिए होगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो। बहुत सारे आपके वीडियोज़ जो हैं क्वेश्चंस के, वो शॉर्ट्स में भी डले होते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।